पांच की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के लगाए आरोपों का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज जवाब दिया। जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश हो रही है। एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र में जॉर्ज सोरोस हैं, उन्होंने ऐलान किया कि वो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि वो पीएम मोदी को अपने वार का मुख्य बिंदु बनाएंगे। स्मृति ईरानी ने कहा, विदेशी धरती से भारत के खिलाफ साजिश हो रही है। पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए फंडिंग की जा रही है। जॉर्ज सोरोस को भारत की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। आज जॉर्ज सोरोस को हम एक सुर में यह जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऐसे गलत इरादों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। आज देश की आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का यह ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। जब विश्व में इस बात की चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान का क्या हश्र होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हर गरीब तक अनाज पहुंचाया। जब विश्व में यह चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान वैक्सीन और दवाई की दृष्टि से अपना संरक्षण कैसे कर पाएगा, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज न सिर्फ हिंदुस्तानियों को मिली मुफ्त, बल्कि साथ ही 160 देशों की सहायता हिंदुस्तान ने की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर जॉर्ज सोरोस को फटकार लगाई। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पीएम से जुड़ा अडानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, यह पूरी तरह कांग्रेस, विपक्ष और हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। और आपको सुनाते हैं कि अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस ने आखिर क्या कहा था। Reverting to India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors
and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और इस मुद्दे पर उनसे बात करते हैं। हिमांशु, यहां पे सवाल एक है कि जॉर्ज सोरोस को ने जो कुछ भी कहा उसका संदर्भ क्या था और अचानक इस तरह से सामने आकर इस तरह की बात करने की वजह? देखिए, बहुत मुश्किल सवाल है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरोस आते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में एक माने जाते हैं, फाइनेंशियल विजार्ड माने जाते थे अपने समय में, और फिलेंथ्रोपिस्ट है। मैं देख रहा था करीब 32 अरब डॉलर की संपत्ति उन्होंने समाज के लिए कंट्रीब्यूट की है। तो ऐसे में बहुत हैरानी वाली बात है कि जॉर्ज सोरोस जैसा व्यक्ति, जो कि एक फाइनेंशियल मार्केट का लीडर है, उसको एक राजनीतिक बयान देने की क्या जरूरत पड़ी। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि काफी हैरानी वाली बात जरूर है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से जो तीखी प्रतिक्रिया आई है, वो एक बहुत साफ तौर पर यह भी दर्शाता है कि भारत को भी पता है कि अगर जॉर्ज सोरोस जैसे कद वाला व्यक्ति अगर कोई बात भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कहता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को लेकर सवाल उठाता है, तो इसका असर भी भारत के हित पर पड़ सकता है। और इसलिए हमने देखा है कि बहुत जल्दी स्मृति ईरानी सामने आए, उन्होंने बहुत तीखा हमला किया है जॉर्ज सोरोस पर। और अगर आप उनके शब्दों को देखें, मैं एक छोटा सा उनके बयान का हिस्सा आपके सामने रखता हूं। विदेशी धरती से भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने इंग्लैंड के बैंक को तोड़ दिया, एक व्यक्ति जिसे आर्थिक युद्ध अपराधी के रूप में नामित किया गया है, उसने अब भारतीय लोकतंत्र को तोड़ने का ऐलान किया है। निश्चित तौर पर देखिए, इसका कोई ज्यादा असर ना हो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश भारत सरकार ने की है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस का नाम बहुत बड़ा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में। और निश्चित तौर पर भारत सरकार की तरफ से अब ये कोशिश है कि जो डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत है वो कोशिश स्मृति ईरानी ने की है। मुझे लगता है आने वाले समय में और भी स्तर पर भारत सरकार को पहल करना होगा, क्योंकि जॉर्ज सोरोस अगर वो कोई सवाल उठाते हैं तो निश्चित तौर पर उसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और निवेशकों पर भी पड़ सकता है। जी हिमांशु, सवाल यही था जिस पे आपने भी रोशनी डाली। अगर निवेशकों के हित की बात करते, विदेशी निवेशकों के हित की बात करते तो बात अलग था, क्योंकि वो उस फील्ड के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उसके आगे जो उन्होंने जोड़ा वो उन्हें बैकफायर कर गया, क्योंकि एक पॉलिटिकल बयान उसकी जरूरत नहीं थी शायद। देखिए, बिल्कुल म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में वो क्लाइमेट चेंज के बारे में पहले बात करते रहे। मैं उनकी स्पीच देख रहा था, उसके बाद वो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इश्यूज पे आए, और उसके बाद से अचानक से वो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, मैं उनके स्पीच में बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स का नाम नहीं है। और इसलिए हैरानी जरूर है, ये सवाल जरूर उठता है कि जिस व्यक्ति का जिसका कोई स्टेक नहीं है पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में, इंडियन डेमोक्रेसी में, उसको क्या जरूरत पड़ी कि वो इस तरह का कोई विवादित बयान दे। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी स्पष्ट नहीं है कि जॉर्ज सोरोस जो हैं उनको क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, भारत के लोकतंत्र पर। और मुझे ये भी लगता है कि देखिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं आप, फाइनेंशियल मार्केट के लीडर हैं। भारत में डेमोक्रेसी की दिशा और दशा क्या होगी ये तो भारत के लोग और भारत की जनता ही तय कर सकती है। लेकिन इस बारे में इस तरह का आपत्तिजनक बयान देना मुझे लगता है कई बड़े सवाल खड़े करता है शारिक, जिस संदर्भ में जॉर्ज सोरोस ने कहा है, क्योंकि जिस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे थे उसका मुद्दा और सब्जेक्ट भी पॉलिटिक्स नहीं था। शारिक, शुक्रिया हिमांशु, बेहतरीन तरीके से बताने के लिए कि क्या कुछ हुआ और किस तरह से उनके पॉलिटिकल बयान पर वो घिरते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका। क्या हरियाणा राजस्थान में एक बार फिर गंभीर हेट क्राइम का मामला सामने आ रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि हरियाणा के भिवानी में एक जली हुई बोलेरो में 2 जले शव मिले। इन शवों की बरामदगी के बाद से इलाके में हड़कंप। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि इस बोलेरो का रजिस्ट्रेशन राजस्थान के भरतपुर का है। इन दोनों शवों की पहचान भरतपुर निवासी नासिर और जुनैद के तौर पर की गई। कल ही शिनाख्त के लिए भरतपुर पुलिस के साथ परिजन पहुंचे और आरोप लगाया कि दोनों को जलाकर मार डाला गया।
हमारे सहयोगी वेदांत अग्रवाल उस जगह पहुंचे जहां जली हुई बोलेरो गाड़ी मिली थी। हम इस वक्त भिवानी ज़िले के बारवास गांव में मौजूद हैं और यही वो स्पॉट है जहां से पुलिस ने वो चार्ड गाड़ी और 2 डेड बॉडीज़ नासिर और जुनैद की बॉडीज़ को रिकवर करा। और वो एक बोलेरो गाड़ी थी SUV, जिसके अंदर वो चार्ड बॉडीज़ रिकवर करी गई थी। अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का, इस पूरी तफ्तीश का ये है कि गाड़ी को जलाया गया था या फिर गाड़ी में आग लग गई थी। ये बहुत एक ज़रूरी पहलू है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का। अब देखिए, जो फैमिली का, विक्टिम्स की फैमिली का ये कहना है कि गाड़ी को जलाया गया और दे वर बर्न्ड अलाइव, उनको ज़िंदा जलाया गया, ऐसा फैमिली का कहना है। हमने पुलिस से भी इस पहलू को लेकर सवालात पूछे और पुलिस का ये कहना है कि प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि गाड़ी को जलाया नहीं गया बल्कि गाड़ी में आग लग गई। अब देखिए, इसी समय मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस एरिया में हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये जंगल के बीच में ये एरिया है और ये बहुत ही इंटीरियर्स में है भिवानी के, और ये बहुत ही व्हीकल फ्रेंडली पाथ नहीं है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये बहुत व्हीकल फ्रेंडली नहीं है। तो ये भी सवाल इम्पॉर्टेंट है पूछना कि भाई इस रास्ते से आखिर कहाँ जा रहे थे वो लोग। और काउ विजिलेंटिज्म का जो एंगल है, गौ रक्षक वाला जो एंगल है, वो भी यहाँ पर ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि देखिए फैमिली का ये कहना है कि भाई उनको वहाँ से किडनैप करा गया, ये गौ रक्षक थे, यहाँ पर लाकर उनको ज़िंदा जलाया गया। अब ये जो उनमें से 5 अक्यूज़ड है जो FIR राजस्थान पुलिस ने रजिस्टर करी, उसमें से एक अक्यूज़ मोनू मानेसर, वो जो है उसके कई ऐसे काउ विजिलेंटिज्म के केसेस उसके नाम पर हैं। वो एक काफ़ी इनफेमस गौ रक्षक भी है। तो अब ये इम्पॉर्टेंट है कि कितना ज़्यादा इस एंगल को, इन्वेस्टिगेशन के इस एंगल को महत्ता दी जाएगी, क्योंकि देखिए पुलिस से, हमने हरियाणा पुलिस से भी इससे सवालात पूछे और उनका ये कहना था कि जो काउ विजिलेंटिज्म का एंगल है वो अगर राजस्थान पुलिस चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, हम उनका साथ देंगे, लेकिन एक्टिवली बहुत अपफ्रंट होकर वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम इस एंगल को प्रोब करेंगे, क्योंकि ये एरिया जो है ये इनफेमस है इस तरीके के केसेस के लिए। नूह में ही, डिस्ट्रिक्ट नूह में पहलू खान का जो एक बहुत ही इनफेमस केस है वो भी सामने आया था। और कई बार ऐसा होता है कि ये एक नेक्सस होता है लोकल पुलिस और काउ विजिलेंटीज़ का। तो अगर ये काउ विजिलेंटिज्म वाला एंगल प्रूव होता है तो वो भी सवालात तमाम पूछे जाएंगे। फिलहाल ये खाली एलिगेशंस हैं। फैमिली का ऐसा कहना है कि गौरक्षक थे। पुलिस अभी भी अक्यूज्ड को ढूंढ रही है। फिलहाल हमें ऐसा बताया जा रहा है कि वो सभी अभी अंडरग्राउंड है। अब ये देखना है कि कितनी जल्दी ये तफ्तीश जो है अक्यूज़ को ढूंढ पाती है, क्योंकि फ़िलहाल कोई भी अरेस्ट नहीं हुए हैं, 2 दिन हो गए, कोई भी अरेस्ट नहीं हुए हैं इस केस में, और अक्यूज़ अभी भी अंडरग्राउंड है। लेकिन बहुत ही दहला देने वाला केस इसलिए भी है क्योंकि देखिए चार्ड गाड़ी में दो डेड बॉडीज़ मिली पुलिस को, तो ये जाहिर सी बात है कि और सवालात पूछे जाएंगे। भिवानी से अपने सहयोगी सुशील राठी के साथ वेदांत, NDTV इंडिया। और सौरभ शुक्ला हैं इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ, हमारे संवाददाता, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सौरभ, क्या घटा हम सब जानते हैं, क्यों घटा, कैसे घटा, ये मेरा सवाल था। और तीसरा कि जो 5 आरोपी हैं उनका बैकग्राउंड क्या है और उन तक अब तक पुलिस पहुंचने में नाकाम क्यों है? देखिए शारिक, अब तक का जो तस्वीर साफ हुई है उसके बारे में बात करें तो अभी थोड़ी देर में, पहले तो बता देते हैं हम उसी गांव में हैं जहां से जुनैद और नासिर हैं। जुनैद के घर के बाहर हम मौजूद हैं और थोड़ी देर में अंतिम संस्कार दोनों का, जितना भी बची उची हड्डियां और राख हैं, उसका किया जाएगा। अब बात करते हैं कि तफ्तीश किस दिशा में पहुंची। सबसे पहले तो समझना होगा कि कई थ्योरीज हैं। पुलिस इस समय इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि जो अभी परिवार का कहना है, अब परिवार के कहने पर और पुलिस को भी ये थ्योरी बहुत स्ट्रांग लग रही है। परिवार का कहना है कि नासिर और जुनैद निकले और जब उनके फ़ोन बंद हुए तो उन्होंने आसपास के इलाकों में दोनों को ढूंढना शुरू किया। दोनों का पता नहीं चला तो आसपास के इलाके में और लोगों को इत्तला की गई, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बताया गया। जिस इलाके में हैं हम, घाटमी का गांव है भरतपुर का, इससे थोड़ी दूर पर हरियाणा का बॉर्डर है, और फिरोजपुर झीरका करके एक जगह है नूह में, वो हरियाणा में पड़ता है। वहाँ से परिवार को एक पूर्व नेता का फ़ोन आया, पूर्व सरपंच का फ़ोन आया कि जो जिन 2 लोगों को आप ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पर थाने में लाए गए थे, उनको पीट करके लाया गया था। परिवार 15 तारीख को
आसपास के गांव के लोगों के साथ फिरोजपुर झीरका थाने पहुंचता है तो उनको पता चलता है कि जो आरोपी हैं, कथित गौरक्षक हैं, वो जुनैद और नासिर को पीट करके उस थाने में लाए थे। लेकिन हरियाणा पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया और ये कहा कि मामला राजस्थान पुलिस का है, राजस्थान का है, तो अब इनको वहां पर ले जाइए। तो पुलिस को लगता है कि इनको पीटा गया और आरोपियों ने उनको भिवानी ले जाकर के, दूर ले जाकर के, लगभग 200 किलोमीटर दूर ले जाके, ताकि उन तक पहुंचा ना जा सके, वहां पर उन्हें जिंदा जला दिया। अब ये एक थ्योरी, और पता कैसे चला कि वो ऐसा ये गाड़ी बोलेरो उन्हीं की है, क्योंकि जो चेसिस नंबर से सर्च हो जाता है, पता चल जाता है कि उसका ओनर कौन है। जब पुलिस ने वहां सर्च किया, उसके ओनर का पता चला, तो उसका ओनर यहाँ का निकला, घाटमीका गांव का। तो गांव में फोन आया और इन लोगों ने राजस्थान पुलिस को इत्तला की और राजस्थान पुलिस वहां पर पहुंची। देखिए, जो वेदांत जी बता रहे थे कि जो पूरा इलाका है ये काउ स्लॉटर, काउ स्मगलिंग और जो गौ रक्षकों के आतंक का केंद्र अक्सर बनता रहा है। थोड़ी दूर पर ही अलवर बहरोड, जहां पर पहलू खान की लिंचिंग हुई थी, अक्सर मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती हैं। अब पुलिस को यह भी लग रहा है कि इन गौ रक्षकों ने पकड़ लिया जुनैद को, या जुनैद के बारे में कुछ मिला, क्या वो गौ तस्करी कर रहा था, कि गौ तस्करी के 5 मुकदमे उस पर पहले से हैं। तो पुलिस को ये बहुत स्ट्रांग थ्योरी लग रही है, जो कि गौ रक्षकों वाली है। पुलिस 5 आरोपियों की तलाश कर रही है। मोनू मानेसर लगातार कुछ वीडियो बता रहे हैं कि वहां नहीं था, वो वहां था और उसका कुछ लेना देना नहीं है। इन पुलिस को लग रहा है कि इस पूरी हत्याकांड में जो गौ रक्षकों का एंगल है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। पुलिस, हरियाणा पुलिस और कुछ फिरोजपुर झीरका के जो पुलिस वाले थे, वहां का लोकल पुलिस में जो समय थे, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर, उनकी भूमिका की भी जांच कर रहे थे। उनके बयानात लिए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए और पूरा जो केस है उसको खोल दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को पीटा जाता है, मारा जाता है और यहाँ से 200 किलोमीटर दूर ले जाया जाता है और वहाँ जिंदा जलाया जाता है। कहाँ थी हरियाणा की पुलिस, कहाँ थी राजस्थान की पुलिस, और सब पुलिस के नाक के नीचे होता रहता है। तो सवाल उठेंगे कि क्या पुलिस इन कथित गौरक्षकों के साथ मिली है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो फिलहाल एक बहुत जघन्य हत्याकांड हुआ है, पूरे गांव में रोष भी है, दुख भी है, और जो बचा कुचा अवशेष हैं उनका थोड़ी देर में यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार कब्रिस्तान में किया जाएगा। शुक्रिया सौरभ, बेहतरीन तरीके से पूरी खबर को हम तक लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मामले पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये एक संगठित अपराध है। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज गैंग है। यूट्यूब पे इसके पास सिल्वर बटन है, यानी यूट्यूब के पॉलिसीज के खिलाफ वो वायलेंस दिखाकर पैसे कमा रहा है। तो ये, बल्कि जो गैंग है, ये तो दारा सिंह की गैंग याद दिलाती, जो ग्राहम स्टेन्स को जिन्होंने मारा था, ये तो वही गैंग है, उसी आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। और पूरा हरियाणा की बीजेपी की सरकार जो ये इंसिडेंट हुआ उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वो इन लोगों का पैट्रोनाइज करते, इनको प्रोटेक्शन देते, इनकी मदद करते। और इसी वजह से जुनैद और नासिर को एक ऑर्गेनाइज गैंग ने, माफिया ने उनको। मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले मेयर का चुनाव होगा, फिर डिप्टी मेयर और फिर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का। इसमें भी मनोनीत पार्षद को वोट डालने की इजाजत नहीं होगी। मनोनीत पार्षदों के वोटिंग को लेकर ही 3 बार मेयर का चुनाव टल चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। 2.5 महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। यह साबित हो गया कि एलजी और बीजेपी मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैर कानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं। देखिए, ये आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता की एक बहुत बड़ी जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के गाल पे एक तेज तमाचा मारा है पूरी तरह से, और उन्होंने बताया कि भारत के संविधान का पालन करो, भारत के संविधान के हिसाब से चलो। जिस तरह से 2.5 महीने से भारतीय जनता पार्टी धज्जियां उड़ा रही थी भारत के संविधान की, आज उसको पूरी तरह से उन्होंने निरस्त किया और अब सही तरीके से भारत के संविधान के हिसाब से पालन होगा। भारतीय जनता पार्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है
और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना था कि जल्द से जल्द दिल्ली में मेयर का चुनाव होना चाहिए। ये तो आम आदमी पार्टी है कि पिछले 3 सिटिंगों से मेयर का चुनाव वो होने नहीं दे रहे थे और मेयर के चुनाव के लिए ही उन्होंने कोर्ट में गए थे ताकि मेयर का चुनाव टल सके। अब चूंकि कोर्ट का फैसला आ गया है और मेयर का चुनाव का ऑर्डर आ गया है, भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है और हम भी चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर जल्द से जल्द मेयर दिल्ली का चुना जाए ताकि दिल्ली का विकास जो पिछले 2 महीने से रुका हुआ है वो हो सके। तो आम आदमी पार्टी की सारा इतराज इसी बात पे था, क्योंकि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में बहुत ज़्यादा फर्क मनोनीत पार्षदों के वोट देने से नहीं होता, लेकिन स्टैंडिंग काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उसके चुनाव में ये वोट मायने रखते और आगे आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी हो सकती थी। यही मांग आम आदमी पार्टी की थी कि जो संविधान है वो ये इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से इस पर मुहर लगी है। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि चाहे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या स्टैंडिंग काउंसिल के मेंबर्स, इसका चुनाव अब अगली बैठक में हो जाएगा और लंबे वक्त से टलता जा रहा ये पूरा मसला सुलझेगा। आशीष भार्गव है हमारे साथ इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए, जो हमारे सीनियर लीगल एडिटर हैं। सीधे आशीष के पास चलते हैं, आशीष से बात करते हैं। आशीष, अगर देखें तो आम आदमी पार्टी की परेशानी यही थी कि अगर मनोनीत जो पार्षद हैं वो वोट करेंगे तो स्टैंडिंग काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वहां पर उसे बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। ऐसे में अब तस्वीर साफ हुई है। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, जरा एक बार फिर से बता दें दर्शकों के लिए। जी देखिए, लंबी चौड़ी आधे घंटे की सुनवाई चली है और सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी हैं। एलजी और एमसीडी की तरफ से एएसजी संजय जैन और तुषार मेहता एलजी की तरफ से पेश हो रहे थे सॉलिसिटर। उनका ये कहना था कि पहली मीटिंग में, कानून ये कहता है कि पहली मीटिंग में जो एल्डरमैन जो हैं मनोनीत पार्षद वो वोट कर सकते हैं, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी और बाकी लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से वो इसका विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच थी 3 जजों की, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा कि हमारी पहली नज़र में ये राय है कि जो संवैधानिक जो प्रोविज़न है, उस प्रावधान है, उसके मुताबिक अल्डरमैन जो हैं वो वोट नहीं कर सकते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश लिखा है, लेकिन उससे पहले जो हुआ वो बताना काफ़ी अहम है शारिक। चीफ जस्टिस ने निराशा जताई, नाराज़गी जताई और कहा कि देश की राजधानी में एक मेयर के चुनाव नहीं हो पा रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इतने वक्त से चुनाव टलता जा रहा है। कहीं ना कहीं वो संदेश दे रहे थे कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एमसीडी का अगर मेयर का चुनाव का मामला भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा तो ये काफ़ी गंभीर बात है। कहीं ना कहीं वो ये कह रहे थे। और उसके बाद उन्होंने अपने आदेशों में लिखवाया कि मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का कोई राइट नहीं है, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, चाहे वो डिप्टी मेयर का चुनाव हो या स्टैंडिंग काउंसिल का चुनाव हो। उन्होंने ये भी बात साफ की कि पहला मेयर का चुनाव होगा, मेयर की अध्यक्षता में, अगुवाई में डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग काउंसिल के चुनाव होंगे और मनोनीत पार्षद कहीं भी वोट नहीं करेंगे। जल्द से जल्द ये चुनाव हो, 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी किया जाए, नोटिफिकेशन जारी किया जाए और चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और जाहिर तौर पर जिस तरह का ये मुद्दा था, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट तक सीधे ये मामला पहुंचा, ये मामला जो था शारिक, ये मामला कभी हाई कोर्ट नहीं गया, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट आया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसाइड कर दिया है। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि एमसीडी जैसे निकाय में इस तरह की जो संवैधानिक संकट हमने अब तक राज्यों की विधानसभा में, संसद में, लोकसभा में, इस सब में देखा था, लेकिन एमसीडी के चुनाव में, मेयर के चुनाव में इस तरह का संवैधानिक मामला बना के सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी पड़ी और फैसला देना पड़ा है। निश्चित तौर पर यही बात निराशा के तौर पर चीफ जस्टिस बता रहे थे। जी शुक्रिया आशीष, इस पूरी सुनवाई पर जो कुछ निकल कर आया, जो जजमेंट आया, उस पर रोशनी डालने के लिए आपका फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। दिल्ली के यमुना विहार में कार पार्किंग को लेकर कथित रूप से पिता पुत्र को गोली मारने का मामला सामने आया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिता पुत्र कल जब एक शादी समारोह से लौट रहे थे तब यह घटना घटी। वहां मौजूद लोगों ने एक आरोपी को मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुख्य आरोपी समेत बाकियों की तलाश अभी जारी है। ये जो पूरा अभी वारदात हुई है, इसका रीज़न था पार्किंग को लेकर झगड़ा। इसमें कोई प्रकार का कम्युनल एंगल नहीं है और अभी वहाँ पे पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है और टू गिव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी टू दी रेजिडेंट्स देयर,
एंड अभी वहाँ पे शांति का माहौल है एंड पुलिस की प्रेजेंस से शांति बनाए रखेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का आज अंतिम दिन था राज्यपाल के तौर पर। मुंबई राजभवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर विदा किया गया। वहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उन्हें विदाई देने के लिए मौजूद थे। बाद में भगत सिंह कोश्यारी देहरादून के लिए निकल गए। अपने कार्यकाल के दौरान भगत सिंह कोश्यारी कई मुद्दों को लेकर विवादों में रहे और विपक्ष लगातार उन पर हमलावर रहा। बाद में उन्होंने खुद अपने पद छोड़ने की इच्छा जताई थी। सुनील सिंह वहां पर मौजूद थे जब ये पूरी सेरेमनी हो रही थी। उस वक्त की उनकी ये रिपोर्ट है, आइए वो दिखाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का कार्यकाल का आज अंतिम दिन है। अभी कुछ देर पहले ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर यानी कि सेना की सलामी दी गई है नौसेना ने, और वो अब यहाँ से विदाई ले रहे हैं और यहाँ से वो जाएंगे देहरादून अपने राज्य में जहाँ के वो मूल निवासी हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का कार्यकाल बहुत चर्चित भी रहा और विवादित भी रहा। दरअसल बहुत ही सक्रिय राज्यपाल के तौर पे भगत सिंह कोश्यारी के कार्यकाल को देखा जा रहा है। उन्होंने राजभवन का जो प्रोटोकॉल होता है उसे तोड़कर एक तरह से जनता के लिए राजभवन का दरवाजा खोल दिया था, और जिसका परिणाम हमने देखा कि बहुत से ढेर सारे कार्यक्रम हुए, बहुत से लोग आकर इनकी समस्याएं मिलते थे, और जो भी इनका काम करने का तरीका था वो एक तरह से राजनेताओं की तरह था। लोगों की समस्याओं के लिए भी तुरंत लोग फोन करते थे और लोगों का काम भी क्या करते थे। और यही बात कहीं न कहीं विवादित रही कि विपक्ष जो है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के कार्यकाल को लेकर एक तरह से सवाल उठाता रहा और उसने आरोप लगाया कि जो भगत सिंह कोश्यारी हैं वो उन्होंने राज्यपाल की जो गरिमा है पद की उसको उन्होंने बचा कर नहीं रखा, और वो एक तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे। वो चाहे 12 जो एमएलसी हैं उनको नामित न करने की बात हो, या फिर एक बड़ा विवाद जो उनके साथ जुड़ा वो ये जुड़ा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उन्होंने जो कहा कि वो पुराने जमाने के आदर्श हो गए हैं, उसको लेकर एक राज्य में बहुत विवाद हुआ। विपक्षी पार्टियां खास करके शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने बहुत कड़ा विरोध किया और लगातार इनको यहाँ से हटाए जाने की मांग करते रहे। हालांकि इनको हटाया तो नहीं गया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब खुद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, जब वो कि मुंबई में आए थे, और तब उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं अब इस पद से हटना चाहता हूँ, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, चिंतन करना चाहता हूँ, मनन करना चाहता हूँ। और उसके बाद से लगा कि अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के जाने का वक्त हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति ने राज्यपाल की इस्तीफे को मंजूर किया और 13 अलग अलग राज्यों के राज्यपाल को नामित किया गया। उसमें भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा भी मंजूर किया गया और इनकी जगह पर नए राज्यपाल आएंगे, रमेश बैस, जो कि आज मुंबई में आने वाले हैं और कल उनकी शपथ विधि होगी। बहरहाल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जो है भले ही अपने विवादों के लिए और राजनीतिक फैसले लेने या फिर बीजेपी के समर्थन के लिए जाने जाएंगे, लेकिन जो राजभवन के कर्मचारी हैं वो उन्हें बहुत मानते हैं और ऐसे राज्यपाल रहे जिन्होंने कि राजभवन पूरा कायाकल्प कर दिया, बदल दिया। इसलिए और जिस तरह से वो विवादों के लिए जाने जाएंगे वैसे राजभवन के कायाकल्प के लिए जाने जाएंगे और एक तरह से जनता के राज्यपाल के तौर पर भी जाने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने राजभवन का प्रोटोकॉल की दीवार गिराते हुए आम जनता के लिए राजभवन को खोल दिया था। लोगों को से मिलना जुलना और कर्मचारियों के बारे में सोचना, आम जनता के बारे में सोचना शुरू किया था, जो एक बड़ी बात। मुंबई से कैमरामैन अशोक मांडी, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।